जय श्री राम प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा में। प्यारे साथियों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं, बहुत ही रोचक और प्रभावशाली कहानी है। यह कहानी नैतिकता, विश्वासघात और ज्ञान की खोज जैसे महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार सेठ धनराज अपने नौकर रवि के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दिन ढलने लगा। तब वे एक नगरी देवीपुर पहुंचे। दोनों ने वहां ठहरने का निर्णय लिया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद सेठ धनराज ने रवि से कहा, रवि, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। रवि पैसे लेकर नगरी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने वहां एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि नगरी देवीपुर के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता बंधा था और सभी आने जाने वाले उस कुत्ते के सिर पर दो दो जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर रवि नगरी के अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोका और कहने लगे, यदि तुम्हें नगरी में जाना है तो इस कुत्ते के सिर पर दो जूते मारने होंगे, वरना नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रवि ने भी कुत्ते के सिर पर दो जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने दो जूते कुत्ते को मारे और सारा सामान लेकर धनराज के पास पहुंच गया। वापस आकर रवि ने तुरंत खाना बनाया और अपने मालिक को खिलाया, फिर खुद भी भोजन कर लिया। सारा काम निपटाने के बाद वह अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। मालिक, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक कुत्ता जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर दो जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस कुत्ते ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तब सेठ कहता है, रवि, यह नगरी राजा विक्रमादित्य की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते ने राजा विक्रमादित्य के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर साजिश रची थी, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है, और इस कुत्ते के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगर में आए या जाए, उसे पहले इस कुत्ते के सिर पर दो जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। राजा विक्रमादित्य 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं ने राजा विक्रमादित्य की एक अलग ही छवि बना दी थी। एक दिन एक महान आर्षि राजा विक्रमादित्य के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, आर्षवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। आर्षि बोले, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों से भरी रहती है और इसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, नहीं आराशिवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं अवश्य वक्त निकाल लूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। और आर्षि काश्यप कहते हैं, ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में कश्यप गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां काश्यप गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हां, एक एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतनी बात कहकर आर्षि वहां से चले गए। फिर राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो,
मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य की दो रानियां थीं। एक का नाम था भानुमति और दूसरी का नाम था रूपा। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। भानुमति एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी रूपा थी, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब है कि रानी रूपा का चरित्र ठीक नहीं था। राजा विक्रमादित्य रानी भानुमति के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी भानुमति की आंखें झलक उठीं और कहने लगी, महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। ना राजा कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। भानुमति बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। राजा कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूं, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। यह कहकर राजा ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वह काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूं, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं, और यह बात गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना। रानी ने मूंछ का बाल लिया और उसे एक डिबिया में रखकर एक गुप्त स्थान पर संभाल कर रख दिया। केवल एक मूंछ का बाल रानी के मन में कई सवाल खड़े कर गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से राजा ने यह कदम उठाया? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन चुनौती और उलझन भरे रास्ते से जोड़ा? यात्रा शुरू करने से पहले राजा विक्रमादित्य ने अपने पुराने साथी दुर्गेश को बुलाया और सैनिकों ने तुरंत दुर्गेश को राजा के संदेश के बारे में बताया। जैसे ही दुर्गेश को पता चला कि उसे राजा विक्रमादित्य ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे अपनी आगे की योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। दुर्गेश ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रात और दिन चलते हुए काफी समय बाद राजा विक्रमादित्य और दुर्गेश उस घने जंगल के पास पहुंचे, क्योंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने घोड़ों को बाहर छोड़ दिया और तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंततः लंबी यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य और दुर्गेश बाबा कश्यप गुरु की कुटिया ढूंढने में सफल हो गए। बाबा की कुटिया बहुत सुंदर थी। उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बाबा तपस्या में लीन थे। राजा विक्रमादित्य और दुर्गेश थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया और बाबा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। राजा ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर कुटिया के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीने बाद बाबा कश्यप गुरु ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और सामने राजा और उसके दोस्त को देखा, जो हाथ जोड़कर उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ। तुम लोग इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो।
यहाँ कोई भी इंसान नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग इतने कष्ट सहकर मेरे पास आए हो तो यकीनन तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम होगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य और दुर्गेश बाबा के पास आ गए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा विक्रमादित्य हूं और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, क्या समस्या है? राजा ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, लेकिन एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक अर्श ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या से यदि आप किसी को जिंदा करें तो आपके प्राण उस मरे शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहें अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और हां, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा विक्रमादित्य को अपने सामने बिठाकर मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब राजा को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो दुर्गेश भी राजा के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रटने शुरू कर दिए। वह भी मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा विक्रमादित्य को जो भी मंत्र बाबा ने सिखाए, दुर्गेश तुरंत उन्हें रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्रों का जाप करते, दुर्गेश भी मन ही मन उनका जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा विक्रमादित्य 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ दुर्गेश भी उसे सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूरी हो चुकी है। अब आप अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हां, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह राजा ने गुरु कश्यप को प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दी। फिर राजा विक्रमादित्य दुर्गेश को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। क्योंकि घोड़े नहीं थे, इसलिए वे पैदल ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब राजा के मित्र दुर्गेश के दिल में कपट जाग उठा और उसने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुर्गेश गुमसुम होकर बैठ गया। राजा ने देखा और पूछा, दुर्गेश, क्या बात है? तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। राजेश ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, अगर आप बुरा ना माने तो बताऊं? राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भी बात है खुलकर कहो। दुर्गेश बोला, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाए। राजा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है? चलो आजमा कर देखते हैं। दुर्गेश ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। दुर्गेश थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा के सामने ले आया और कहने लगा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण उस तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा विक्रमादित्य का शरीर अचेत होकर गिर पड़ा। इधर दुर्गेश अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा विक्रमादित्य के शरीर में डाल दिए। अब दुर्गेश का शरीर भी अचेत होकर गिर पड़ा। राजा विक्रमादित्य तोता बन गए और दुर्गेश राजा विक्रमादित्य के रूप में आ गए। राजा विक्रमादित्य यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए
कि दुर्गेश ने यह विद्या कैसे सीखी और उन्होंने कहा, अरे दुर्गेश, यह तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? दुर्गेश ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो मैंने चुपके से आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा विक्रमादित्य गुस्से में बोले, दुर्गेश, तुमने अपनी मर्यादा के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में मिलेगा। अब तुम एक काम करो, अपने शरीर में वापस जाओ और मेरा शरीर खाली करो, ताकि मैं अपने शरीर में वापस लौट सकूं। दुर्गेश ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं जो अपने शरीर में वापस आऊं? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है और इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता। आप तो एक तोते हो भला, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वही सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। इसके बाद दुर्गेश ने अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए दौड़ते हुए कहा, जिसमें राजा विक्रमादित्य के प्राण बसे थे। तोता बेचारा जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर दुर्गेश को देखता रहा। वह उदास मन से सोचने लगा, जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। अब मैं क्या कर सकता हूं? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। उधर राजेश, जो राजा विक्रांत के शरीर में था, उसने लकड़ियां इकट्ठा की और अपने शरीर को जलाकर राजा विक्रमादित्य की नगरी की तरफ चल पड़ा। दुर्गेश दिन रात पैदल चलते हुए राजा विक्रमादित्य की नगरी के द्वार तक पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदार ने जैसे ही राजा को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्न होकर फूल माला और अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। किसी भी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आया कि यह असल में राजा है या कोई और राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और उनके आने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना दी गई कि महाराज अपना जरूरी काम निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। दुर्गेश, जो महल में मौजूद सभी मंत्रियों और अन्य सदस्यों को पहले से जानता था, उन्हें देखकर बिना किसी उलझन के उनके साथ विचार विमर्श करने में सक्षम था। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर खुशी से भर गए। दरबार में सभी जनों से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा विक्रमादित्य, जो असल में दुर्गेश था, रानी के महल की ओर बढ़ा। महल के द्वार पर पहुंचते ही वहां की नौकरानी उसके स्वागत के लिए आरती की थाली और फूल लेकर खड़ी थी। लेकिन राजा बने दुर्गेश ने रानी को वहां ना देखकर कहा, रुक जाओ दासी, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक हमारी रानी भानुमति हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत रानी भानुमति को बुलाया गया। रानी भानुमति अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा विक्रमादित्य बने दुर्गेश ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती कीजिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। रानी भानुमति बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, लेकिन आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? दुर्गेश ने कहा, रानी, ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप जाइए, हमारी आरती कीजिए। भानुमति बोली, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने दुर्गेश ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज लगती है, यहां तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर उसने अपना रुख रूपा के महल की तरफ कर लिया। जब दुर्गेश रानी रूपा के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि रूपा पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय बाद देखकर काफी खुश थी। उसने खुशी खुशी दुर्गेश की आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी दुर्गेश के महल में दुर्गेश ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। रूपा को तो नींद आ गई, लेकिन दुर्गेश को कहां नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता उसे सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में
खुद राजा विक्रमादित्य के प्राण बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता हुआ नगरी तक ना पहुंच जाए और उसके सारे भेद ना खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए दुर्गेश एक योजना बनाने लगा। दूसरी ओर राजा विक्रमादित्य, जो एक तोता बनकर भयानक जंगल में भटक रहे थे, पानी की तलाश करने लगे। अंततः वे एक बावड़ी पर पहुंचे, जहां पहले से ही 49 तोते रहते थे। उन 49 तोतों ने देखा कि आज बावड़ी पर एक नया तोता आया है और वह कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पीते जा रहा था। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। चलो इससे दोस्ती करते हैं, अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 50 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा विक्रमादित्य बने, तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में उनसे बातें करने लगे। राजा 15वीं विद्या प्राप्त थे और वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया, देखो दोस्तों, मैं अकेला हूं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूं। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और इस कारण सभी तोते सोचने लगे कि यह तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा विक्रमादित्य की इज्जत करने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा उन तोतों के साथ जुड़ गए और सबका समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक राजा जिसने 15वीं विद्या प्राप्त की थी उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। उधर राजा विक्रमादित्य बने। दुर्गेश ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोते मारकर राजा के पास लाएगा, उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह आदेश सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। यह क्या हो गया? राजा अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का आदेश था। जैसे ही यह आदेश जनता के बीच पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोता लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोते को मारने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के पास भी पहुंच गया कि दुर्गेश ने तोते मरवाने का आदेश दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 49 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते कहते हैं, मुखिया जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। राजा विक्रमादित्य पर अब उन 49 तोतों की सुरक्षा का भार था। एक दिन की बात है, सभी तोते दोपहर के समय पेड़ पर बैठे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए उनकी तरफ चला आ रहा है। उसने तुरंत अपने मुखिया को इस बारे में सूचना दी। शिकारी को इस तरह आते देख राजा ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2-3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। फिर राजा विक्रमादित्य उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगा, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा। फिर वह सारे तोते पकड़ने की सोचेगा। आप सबको एक नाटक करना होगा। आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटके वैसे आवाज आएगी। पट फिर दूसरे को पटके तो आवाज आएगी, पट फिर तीसरे को पटके तो आवाज आएगी,
पट, आप सभी पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा। जैसे ही पट की 50वीं आवाज पूरी हो जाए, तब सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे, और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। फिर सभी तोतों ने पेड़ की टहनियों पर इस तरह अपनी गर्दन लटका दी जैसे वे सभी मरे हुए हों। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते हैं। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा। शिकारी ने अपने धनुष बाण जमीन पर रखे और पेड़ पर चढ़ गया। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक एक तोता नीचे गिरता, पट की आवाज होती, सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 49 तक पहुंच गई थी और अंत में बचे थे राजा विक्रमादित्य, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फिर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में सिर्फ राजा विक्रमादित्य रह गए। शिकारी ने ऐसे धोखे को देखकर आग बबूला हो गया। उसने तोते से कहा, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरकर राजा विक्रमादित्य बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगरी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, भाई शिकारी। तोते को मनुष्य की भाषा बोलते हुए देखकर शिकारी हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, भाई तुम मुझे कहां ले जाओगे? शिकारी बोला, तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहां मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। शिकारी बोला, 50 सोने के सिक्के? तोता बोला, हां भाई, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूं। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूं। सेठ बोला, मैं इस तोते का क्या करूंगा? इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता आपसे बात करना चाहता है। यह सुनकर सेठ चकित होकर बोला, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी हां सेठ जी, यह तोता बोलता है। फिर सेठ तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 50 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने किसी सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई, तू लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है पता, अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम चने खरीद लो, जितने भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का चना खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया और वास्तव में चने का भाव दुगना हो चुका था। उसने वहीं चने दुगने भाव में बेच दिए और अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था, क्योंकि वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही होशियार और समझदार था। सेठ ने तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा और उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाता। सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूं, तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।
सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूं, लेकिन आप इस बारे में किसी को बताना नहीं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर, तोते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य हूं। फिर तोते ने सारी बात विस्तार से सेठ को बता दी और अंत में कहा, यह तोते मारने की योजना भी मुझे मारने के लिए ही बनाई गई थी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और राजा विक्रमादित्य बने तोते के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, मुझे क्षमा करें। तोते ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से छुपाकर रानी भानुमति के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी कीमत पर आपको रानी भानुमति के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। तोते को अच्छे से छुपाकर राजा विक्रमादित्य की नगरी की ओर चल पड़ा। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद वह राजा विक्रमादित्य की नगरी में पहुंचा और रानी भानुमति के महल के बाहर बैठ गया। काफी देर बाद सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई। सेठ जल्दी से दौड़ते हुए दासी के पास गया और बोला, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी भानुमति से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वह चलते फिरते किसी अनजान से मिले। जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरीके से यह समाचार रानी तक पहुंचा दीजिए कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन में सोचा, इतने छोटे काम के बदले 100 सोने के सिक्के कौन देता है। फिर दासी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। वह दौड़ती हुई रानी भानुमति के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आपसे मिलने आया है। शायद वह बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी ने कहा, शीघ्र बुलाकर लाओ। रानी की बात सुनकर दासी दौड़ते हुए गई और सेठ को रानी भानुमति के महल के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सभी बाहर चली गई, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोते बने राजा विक्रमादित्य को बाहर निकाला। फिर बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य है। रानी ने हैरान होकर कहा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि यह तोता राजा विक्रमादित्य है। रानी की यह बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है। यह शब्द सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि यह तोता ही राजा विक्रमादित्य है। रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिली और फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे दुर्गेश ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी भी कहने लगी, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, और उसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए तरह के बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सावित्री बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा विक्रमादित्य को रानी भानुमति का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक गंभीर योजना बनाई और रानी भानुमति से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं। आगे की योजना इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ कुत्ता मंगवाएं और एक दासी से कहकर दुर्गेश के पास संदेशा भिजवाएं कि आप उससे माफी मांगते हुए उसे महल में आने का आग्रह करें
और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे ना देख सके। रानी सावित्री राजा की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसने उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने एक दासी के माध्यम से राजा विक्रांत बने दुर्गेश तक संदेश भिजवाया, जिसमें रानी ने दुर्गेश से माफी मांगते हुए उन्हें महल में बुलवाया। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने दुर्गेश के पास पहुंची और बोली, महाराज रानी, भानुमति ने आपको याद किया है। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सके। अब आप चलिए रानी, आपकी आरती करती हुई महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। दुर्गेश बोला। आखिरकार रानी भानुमति को अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि हम शीघ्र ही समस्त मंत्रियों के साथ महल में पधार रहे हैं। अब रानी भानुमति ने तोते बने राजा विक्रमादित्य को एक कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा दुर्गेश और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद राजा दुर्गेश समस्त मंत्रीगणों के साथ रानी के महल में पधारे। रानी ने राजा दुर्गेश की आरती उतारी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे, रानी भानुमति, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊंगा सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। इतना वार्तालाप सुनकर राजा दुर्गेश मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा विक्रमादित्य वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे। राजा दुर्गेश बोला, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहेंगी। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए कुत्ते को वहां मंगवाया और उसे राजा दुर्गेश के सामने रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा दुर्गेश ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दुर्गेश ने मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवित हो उठा। अब दुर्गेश के प्राण कुत्ते में समा गए थे। इधर रोशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण स्वयं के शरीर में डाल दिए। एक तोता प्राणहीन होकर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांधो ताकि यह भाग ना सके। राजा के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाई गई और कुत्ते को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी आपबीती वहां मौजूद सभी मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, हम उस भले सेठ और रानी भानुमति की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, लेकिन हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। अब आप ही इसे सजा दें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताएगा। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में यह घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो अंदर आएगा वह भी 2 जूते मारकर ही आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए।
पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे अंदर ना आ सके और ना बाहर जा सके। इधर राजा विक्रमादित्य ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ कराया। अब राजा विक्रांत ने खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया। साथियों, इसीलिए तो कहते हैं अपना सबसे गुप्त राज सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। यह कहावत न केवल जीवन के अनुभवों का निचोड़ है, बल्कि यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम की सीख भी देती है। जीवन में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, अनेक रिश्ते बनते हैं, कुछ खून के, कुछ भावनाओं के, तो कुछ परिस्थितियों के। हर रिश्ता हमें अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ सिखाता है, पर सबसे बड़ी सीख वही रिश्ते देते हैं जो किसी विश्वासघात या धोखे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जब कोई व्यक्ति अपने गहरे रहस्य, अपनी कमजोरियां, अपनी निजी बातें अपने सबसे करीबी समझे जाने वाले व्यक्ति को बता देता है, तो वह कहीं ना कहीं अपनी आत्मरक्षा की ढाल खुद ही कमजोर कर देता है। यह बात हम तब तक नहीं समझते जब तक कोई हमें उस ढाल की अनुपस्थिति का एहसास ना दिला दे। आज के द्वार में जहां लोग दूसरों की कमजोरियों को ताकत बनाकर उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं, वहां यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने मन के बंद कोशों को यूं ही किसी के सामने ना खोलें। यह मत भूलिए कि कोई व्यक्ति आज आपका मित्र है, पर भविष्य में उसकी सोच, उसका स्वभाव या उसकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। और जब वह बदलता है तो उसके लिए आपके रहस्य केवल जानकारी नहीं रहते, बल्कि वह उन्हें अवसर के रूप में देखने लगता है। वह जानता है कि आपकी कौन सी बात किस समय और कैसे आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि कई बार हम अपनी ही कही हुई बातों का बोझ जीवन भर उठाते रहते हैं। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह समय और स्वार्थ के साथ बदलता है। जो व्यक्ति आज आपके आंसू पोंछता है, कल को वही व्यक्ति उन्हें दूसरों के सामने आपकी कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। कई बार लोग केवल इसलिए आपके गुप्त बातें जानना चाहते हैं ताकि वे समय आने पर उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें। यह एक कड़वा सत्य है, पर जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर ले उतना ही बेहतर होगा। कोई व्यक्ति कितना भी सच्चा या निष्ठावान लगे, वह भी एक मनुष्य ही है, और मनुष्य की नीयत, उसका विवेक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इतिहास की गहराइयों में झांके तो पाएंगे कि महान योद्धा, बुद्धिमान राजा और अनुभवी दरबारी भी केवल एक गुप्त बात लीक हो जाने के कारण अपना साम्राज्य, अपनी प्रतिष्ठा और कभी कभी तो अपना जीवन भी गंवा चुके हैं। गुप्त बातें केवल इसलिए नहीं छिपाई जाती कि वे अपराध हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी आत्मा के सबसे नाजुक हिस्से को छूती हैं। जब कोई और उस हिस्से को जान जाता है तो वह अनजाने में या जानबूझकर उसे चोट पहुंचा सकता है, और यह चोट शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक होती है, जो बहुत लंबे समय तक अपना असर छोड़ती है। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्म सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दें। चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए, बल्कि यह समझा जाए कि यह एक ऐसा कवच है जो हमें बाहरी आघातों से बचाता है। हर बात को शब्दों में ढाल देना आवश्यक नहीं। कई बातें मौन में ही सबसे अधिक सुरक्षित होती हैं। आज की दुनिया में जहां लोगों का धैर्य कम हो गया है, जहां रिश्ते क्षणिक लाभ और हानि पर आधारित हो गए हैं, वहां यह सोचना कि कोई व्यक्ति जीवन भर आपका रहस्य सुरक्षित रखेगा एक भ्रम है। हमें खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी पर पूर्णतः निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अपनी बातों को छुपा कर रखना, अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित करना और अपनी सीमाओं को पहचानना ही असली आत्मनिर्भरता की निशानी है। अतः यह कहावत केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। अपने सबसे गहरे रहस्य अपने साथ रखें। जो बात आपके भीतर है वही सबसे सुरक्षित है। जैसे तिजोरी में बंद धन सबसे सुरक्षित रहता है, वैसे ही मन में बंद रहस्य, जब तक आप खुद उन्हें उजागर नहीं करते, कोई भी उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। यही जीवन की गहराई है, यही आत्मसंयम की परिभाषा है, और यही मानसिक परिपक्वता का आधार है। धनराज द्वारा कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। फिर धनराज और रवि ने कुछ देर आराम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपना समझा था जिसे उसी ने जख्म दिया, पीठ पीछे वार कर चेहरा वहीं प्यार का सिया।
यही है शायद रिश्तों की सच्ची कहानी, जहां विश्वासघात बनता है वफा की निशानी। प्यारे दोस्तों, तो यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।